अक्सर परमाणु हथियार की धौंस दिखाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनके परिवार में आने वाले घरेलू तूफान की दस्तक सुनाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) की ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार चिंता इस बात की है कि क्या एक 13 साल की बच्ची के हाथ में है न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपनी बेटी को ही चुनेगा अब अगला तानाशाह, या फिर उसकी बहन चलेगी कोई नई चाल। सत्ता की कुर्सी को लेकर यहाँ किस तरह का घमासान छिड़ गया है, आज आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के लोग आपस में तू तू मैं करते नजर आए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के किए हुए वादों को भुलाकर अपनी सियासी साख और धमक की कैसे प्रदर्शनी लगाते हैं, ये आज बिहार विधानसभा में देखने को मिला। लगातार सियासी हंगामे के बीच आरजेडी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इतना बवाल मच गया, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा असम में बदलते राजनीतिक समीकरण में कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस, ये खुद कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता, क्योंकि यहाँ सुबह इस्तीफा होता है और शाम तक वापस ले लिया जाता है। क्या कांग्रेस असम में भी अपने ही नेताओं की वजह से सत्ता से दूर है? अब ऐसा कैसे, तो एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने दुनिया भर को चौंका दिया है। वैसे भी उत्तर कोरिया के शाही परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना और क्रूर रहा है, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी बेटी किम जुए को अगला नेता बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अब उनका ये कदम खुद उनकी ही बहन किम के साथ सत्ता का संघर्ष बढ़ा रहा है। अक्सर 13 वर्षीय जुए कई मौकों पर अपने पिता के साथ देखी जाती हैं, जिससे उनके उत्तराधिकारी बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। मिसाइल परीक्षण, परमाणु धमकियां और सख्त शासन पिछले करीब 15 साल से नॉर्थ कोरिया की कमान किम के हाथ में है। महज 27 साल की उम्र में सत्ता संभालने वाले किम जोंग अब अपने उत्तराधिकार को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि उनकी 13 साल की बेटी किम जुए को अगला सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर कोरिया के इतिहास में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 78 साल से इस देश पर सिर्फ किम परिवार का ही राज रहा है। आइए इस वंश की कहानी को थोड़ा समझते हैं। साल 1948 जब देश की स्थापना के बाद पहली बार सत्ता संभाली किम इल संग ने। वे किम जोंग उनके दादा थे और उन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। इसके बाद गद्दी संभाली उनके बेटे किम जोंग इल ने, और फिर 2011 में सत्ता आई किम जोंग के हाथ में। यानी 3 पीढ़ियों से सत्ता एक ही परिवार में रही और अब चौथी पीढ़ी की चर्चा तेज है। किम जोंग उनकी पत्नी री सोल जू हैं, जबकि उनकी मां थी को यू हुई। अब माना यह जा रहा है कि किम जोंग अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर कोरिया में पहली बार कोई महिला शीर्ष पद पर पहुंचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संभावित चुनौतियां बहुत सी हैं। सत्ता संघर्ष हो सकता है किम जोंग और उनकी बहन के बीच। 38 साल की किम यो जोंग, जो किम जोंग की बहन है, वो देश की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत मानी जाती हैं। पार्टी और सेना दोनों में उनकी मजबूत पकड़ है। कोरियाई वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति में वरिष्ठ पद पर हैं और अपने तीखे बयानों के लिए अक्सर वो जानी जाती हैं। अब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उन्हें लगे कि शीर्ष पद तक पहुंचने का ये सुनहरा मौका है तो वो शायद कभी पीछे नहीं हटेंगी। ऐसे में परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या किम जुए बनेगी अगली सुप्रीम लीडर, या फिर किम जोंग की बेटी बाजी मार ले जाएगी? उत्तर कोरिया में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन फैसला अभी भविष्य के ऊपर है। ऐसे में देखना होगा अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो उत्तर कोरिया में क्या बदलेगा, क्या पहले जैसा होगा। और यूं ही नहीं कहा जाता तोल मोल के बोल। बिहार की सियासत में सिर्फ एक शब्द ने बवाल खड़ा कर दिया, और ये विवाद जुड़ा है दिवंगत नेता रामविलास पासवान के नाम से। दरअसल बजट सत्र के दौरान बोधगया में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन में बोल पड़े। अपने संबोधन में उन्होंने रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया और पटना में उनकी मूर्ति लगाने की मांग रखी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पासवान को बेचारा भी कह दिया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों ने इस पर तुरंत विरोध जताया। सदन में नारे लगने लगे।
आरजेडी की पहचान दलितों का अपमान के पोस्टर लहराए जाने लगे और स्पीकर प्रेम को शांति की अपील करनी पड़ी। लेकिन हंगामा देर तक चलता रहा। विवाद यही नहीं थमा। पटना के कारगिल चौक पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मंत्री संजय पासवान वहां मौजूद रहे। वहीं पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि करोड़ों दलितों की भावनाओं का ये अपमान है और उनसे माफी की मांग की। सोमवार को सदन में फिर हंगामा हुआ, लेकिन कुमार सर्वजीत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बेचारा कोई गाली नहीं होती, हम तो उनकी मूर्ति की मांग कर रहे थे। आरजेडी का आरोप है कि एनडीए इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए अब हवा दे रही है। गौरतलब है कि 2020 में पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी दो धड़ों में बंट गई। अब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, जबकि आरजेडी विपक्ष में है। ऐसे में ये विवाद दलित राजनीति और वोट बैंक की लड़ाई से भी जुड़ता दिख रहा है। एक शब्द ने बिहार की सियासत का इन दिनों तापमान बढ़ा दिया है। अब देखना होगा माफी होगी या टकराव और भी बढ़ेगा। और इधर असम में कांग्रेस यू टर्न वाली राजनीति खेल रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने सुबह इस्तीफा दिया और शाम होते होते अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कुछ ही घंटों में इस्तीफा और फिर यू टर्न। इसने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। खबरों के मुताबिक बोरा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। उन्होंने संगठन में खुद को नजरअंदाज किए जाने और सम्मान न मिलने की बात उठाई थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एआईसीसी के राज्य प्रभारी जितेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार बोरा ने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला कर लिया। इस्तीफे की खबर फैलते ही गुवाहाटी स्थित उनके आवास पर नेताओं का तांता लग गया। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत कई वरिष्ठ नेता उनसे मिले। अब बताया ये जा रहा है कि उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी का भरोसा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी में बने रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वैसे भी वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा कांग्रेस की अंदरूनी हालत का संकेत है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में कुछ कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। संगठन को मजबूत करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ऐसे में इनका इस्तीफा होना और फिर वापसी ये दिखाता है कि असंतोष तो उनमें है, लेकिन फिलहाल पार्टी टूटने से बच गई। और विधानसभा चुनाव से पहले ये घटनाक्रम एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्थायी सुलह है या आने वाले दिनों में असम कांग्रेस में एक और हलचल देखने को मिलेगी, जैसा कि हेमंता शर्मा कह रहे हैं कि कुछ लोग और छोड़ सकते हैं कांग्रेस। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।